नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े विमान हादसे की। कल जो ड्रीम लाइनर, और बहुत से लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है फ्लाइट में जाएंगे, बाहर जाएंगे घूमने, उसका जो क्रैश हुआ, 265 लोगों की जान चली गई। 241 जो प्लेन में सवार थे, और जहां पर प्लेन क्रैश किया उस हॉस्टल के 24 लोग, उसमें स्टाफ भी, उसमें जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स, सब मिलाकर 265। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? एक वो पुरानी कहावत है दर्शकों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ताल ठोकी जा रही हैं। अतिरिक्त जांच की बात कर रहा है डीजीसीए कि ये 787 ड्रीम लाइनर जो विमान है, इनकी फ्लाइट से पहले, उड़ान से पहले अतिरिक्त जांच होगी। तो पहले अतिरिक्त जांच की दरकार नहीं थी। भगवान भरोसे चल रहा था। पूरी जिम्मेदारी से मैं यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भाई 10 साल से बोइंग जो ये कंपनी है, जो ये विमान बनाती है, ये सवालों के घेरे में है। विसल ब्लोवर्स वो सीटी बजाते बजाते थक गए, दुनिया को बताते हुए, लाल झंडी दिखाते हुए कि इन विमानों के उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट्स लिए गए हैं, अनदेखी की जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है और चूक हो रही थी। अभी मैं पूरी फेहरिस्त आपके सामने पेश करने वाला हूं, पर यह छोटी मोटी चूक थी तो इनको दरकिनार करिए और बड़े हादसे का इंतजार कीजिए। यह सिर्फ बोइंग से लेकर सवाल नहीं है, सवाल भारत में भी हैं। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यह एक हादसा है, हादसे को कैसे रोकें। संजय राउत पूछ रहे हैं फिर सरकार की जरूरत क्या है, मंत्री की जरूरत क्या है। यह तो हर एक्सीडेंट के लिए कहा जा सकता है, पर एक्सीडेंट हुआ क्यों? और डीजीसीए तो एयर इंडिया को लगातार लताड़ लगा रहा था। उसकी तफसील में भी मैं जाने वाला हूं। जब से निजीकरण हुआ, जब से टाटा समूह ने एयर इंडिया को लिया 2022 से, सवाल पूछे जा रहे थे उड़ान संचालन को लेकर, कॉकपिट अनुशासन को लेकर, पर इन्हें भी ब्रशिंग अंडर द कार्पेट किया जा रहा था क्या? और भारत नागरिक उड्डयन जो हमारा क्षेत्र है, भाई सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चप्पल वाले भी अब फ्लाइट में जाएंगे, लेकिन जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनके चारों तरफ शहरीकरण हो रहा है, अंधाधुंध कमर्शियलाइजेशन जो हो रही है, उसके चलते रोज बरोज जो हवाई यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी जान खतरे में डाली जा रही है क्या? ये थोड़े कड़वे तीखे सवाल हैं। ऐसे में आपके सुझाव, आपकी राय और आपके सवाल क्या हैं? और इन सवालों के जवाब तो चाहिए ना। तो आपके भी सवालों का रहेगा इंतजार। मैंने एक कहावत का तो जिक्र किया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 265 लोगों की मौत हो गई तो सब हरकत में है। अब कितने दिन हरकत में है यह भी देखने वाली बात है। पर एक और कहावत है, आ बैल मुझे मार। और क्या यह हो रहा था? क्या एक बड़े हादसे का इंतजार था? छोटी चूक की जा रही थी लगातार दरकिनार। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब जरूर देने होंगे और ये व्यवस्था से सवाल पूछे जाएंगे। और इसके दो पहलू हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक घरेलू। एक तरफ बोइंग जो ये कंपनी है, जो विमान बनाती है, उससे कुछ सवाल है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक चुप्पी, एक अभयदान देने की आदत। और घरेलू पहलू ये कि डीजीसीए जो हमारी कंट्रोलर है नागरिक विमानन का, सिविल एविएशन का, हमारा जो मंत्रालय है, जो एयर इंडिया है, ये कंपनी अब टाटा समूह चला रहा है इसे, उनकी पॉलिसीज भी क्या दरअसल दुरुस्त थी। सबसे पहले बात बोइंग की। 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है दर्शकों।
ये कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन ये लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। हादसे पर हादसे हो रहे हैं, और इसमें 787 जो ये ड्रीम लाइनर विमान है ये भी शामिल है, और 737 737 उसके तो कई मामले सामने आ चुके हैं। एक तो कल का हादसा, उससे पहले लिथुवेनिया में बोइंग 737 ये विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के वक्त बेकाबू होकर ये घर से टकरा गया। सिडनी के ऑकलैंड में 787, यहां 787 की अब बात करता हूं, यह विमान अचानक गिरने लगा। इट लॉस्ट हाइट, 50 यात्री जख्मी हुए। जनवरी 2024 में अलास्का एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान के साथ हादसा हुआ। 16,000 फीट पर विमान था, दरवाजा अचानक खुल गया। इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स 8 यह क्रैश हुआ, 157 लोगों की मौत हुई। 2019 का मामला है। 2018 में इंडोनेशिया में बोइंग 737 यह समुद्र में गिरा। हादसे में 189 यात्रियों की जान चली गई। हजारों करोड़ की देनदारी का मामला अभी चल रहा है, और उस पर मान मनोवल और डीलिंग हो रही है बोइंग की और यूएस लॉ डिपार्टमेंट की अमेरिका में। इसलिए मैंने कहा कि ये सोच समझकर चुप्पी भी साधी जा रही है कि जापान ने तो 2013 की बात बता रहा हूं, 2009 से 787 आ गया था मार्केट में, तो 2013 में 2 विमानों में लिथियम बैटरी गर्म होने का मामला सामने आया, ये 787 का। और एयरलाइंस ने, जापान एयरलाइंस ने ड्रीम लाइनर बेड़े की उड़ान पर ही रोक लगा दी थी। इसलिए मैंने कहा, आ बैल मुझे मार, बड़े हादसे का था क्या इंतजार। यह तो अंतर्राष्ट्रीय पहलू। अब बोइंग कह रहा है कि हम जांच में पूरी मदद करेंगे। उनके सर्वे सर्वा यहां पर एयर इंडिया के चंद्रशेखरन साहब से बातचीत कर रहे हैं। चंद्रशेखरन भी कह रहे हैं पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी जी जांच में। पहले पारदर्शिता बरती गई क्या? और यह मैं किस लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण हुआ। पहले तो सरकार चलाती थी, फिर जी टाटा समूह के टाटा ग्रुप, उसका इकबाल बहुत बड़ा है ग्रुप का, लोगों का भरोसा है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। पर डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो एक नहीं दर्जनों बार चेतावनी दी एयर इंडिया को, जुर्माना भी लगाया। किस लिए? उड़ान संचालन ठीक नहीं है, कॉकपिट अनुशासन को लेकर चिंता जाहिर की गई, पर एयर इंडिया नहीं सुधरा। 22 फरवरी इसी साल देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा यात्रियों से पूरा किराया वसूल कर टूटी फूटी सीटें देना गलत। मंत्री कह रहे हैं। 11 अक्टूबर 2024 को त्रिची से शारजा जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर भी हुआ। किसी ने संज्ञान लिया? कोई कार्रवाई हुई? जांच की आंच किसी पर पड़ी? गाज गिरी क्या? अब डीजीसीए कह रहा है अतिरिक्त जांच होगी जी 787 फ्लाइट्स की। तो मतलब कहीं दिक्कत थी? तो आप गांधी जी के 3 बंदर बनकर क्यों बैठे हुए थे? सिविल एविएशन को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, तो उसे निभा क्यों नहीं रहे थे? और गृह मंत्री कह रहे हैं ये तो हादसा है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कौन रोक सकता है? फिर रोक ही नहीं सकते तो डीजीसीए की क्या जरूरत है? फिर एयर इंडिया को जुर्माना लगाने की क्या जरूरत है? फिर बोइंग से कोई सवाल पूछने की क्या जरूरत है? आम आदमी है, जान चली गई चली गई, बात खत्म। करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए वो मुआवजे की खबरें आती रहेंगी, पर जिम्मेदारी भी क्या कहीं पर तय होगी?
सैम सालेपुर इंजीनियर थे बोइंग में 2019 से, और पिछले साल भी कई बार लाल झंडी दिखाई कि जेट के निर्माण में, बोइंग के निर्माण, जेट बनाने में 787 कई शॉर्टकट्स अपनाए गए हैं। कंपनी प्लेन के हिस्से अलग बनाती है, फिर जोड़ती है, इससे प्लेन में कई गैप आ जाते हैं। एक और पूर्व इंजीनियर जॉन बर्नेट का आरोप है कि उत्पादन के दबाव में घटिया पुर्जे लगाए जा रहे हैं। विमान के ऑक्सीजन सिस्टम में भी गड़बड़ी है, और चल रहा था सब। और क्या ऐसा ही चलता रहेगा, या इसे रोकना जरूरी है? जिम्मेदारी भी तय करना जरूरी है। यह अतिरिक्त जांच तो अब डीजीसीए कर रहा है, पर जांच की आंच भी तो किसी पर गिरनी चाहिए ना। कोई तो जवाब दे, कोई तो जिम्मेदारी लेता दिखे, या उस पर जिम्मेदारी का दबाव बनाया जाए। 265 लोग मरे हैं, ऐसा कोई छोटा मोटा यह अमाउंट नहीं है, और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। फिर से मैं ये दोहरा रहा हूं, आशंका। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, डीजीसीए करेगा अतिरिक्त जांच? अब याद आ रही है 265 मौतों के बाद खुली आंख, और छोटी चूर की दरकिनार होता रहता है। बड़े हादसे का था इंतजार। चर्चा में मेरे साथ 4 एक्सपर्ट्स हैं। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी, सेफ्टी कंसल्टेंट रह चुके हैं एयर इंडिया के। एसएस पानेसर साहब निदेशक हैं, या रह चुके हैं मैं कहूं, फ्लाइट सेफ्टी इंडियन एयरलाइंस के। मिर्जा फैजान ये एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं। 787 को बनाने में, इसे डेवलप करने में भी इनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया गया था। और देवेश अग्रवाल एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलूंगा, जहां पर हादसा हुआ है। वहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल, वहां पर भी जो अभी तक डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, मतलब पीपल वर चार्ज टू डेथ बियॉन्ड रिकग्निशन। आप अपने, ये मेरे हैं जिनकी मौत हुई, उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे। वहां मौजूद हैं गणेश ठाकुर, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। लेकिन पहले ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा, अब आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताइएगा। डीजीसीए कह रहा है अब 787 ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जितने भी हैं भारत में, अब इनकी फ्लाइट से पहले, इनकी उड़ान से पहले अतिरिक्त जांच होगी। तो मतलब पहले मुकम्मल जांच नहीं की जाती थी, खुद डीजीसीए मान रहा है, अब अतिरिक्त जांच होगी। इसके मायने क्या हैं सर? चौधरी साहब और अपने सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। चौधरी साहब, आपने जितना भी डाटा अभी तक दिया वो बिल्कुल सही डाटा था। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि अतिरिक्त जांच, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए ना प्लीज। हाँ, जहाँ तक ये आपका अतिरिक्त जांच जो डीजीसीए ने प्रपोज की है, ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि जब इतना मैसिव एक्सीडेंट होता है, तब उसके बाद एक कोई इनके नॉर्मल रेगुलर डीजीसीए के ऑडिट होते रहते हैं। एयरलाइन कंपनी भी अपने इंटरनल ऑडिट, इंटरनल स्पॉट चेक्स करती रहती है, हर उस चीज़ को देखने के लिए जो डे टू डे रूटीन में पकड़ में नहीं आते हैं। तो मतलब वाजपेयी साहब, मैं नहीं, देखिए ये 265 मौतों का मामला है, ये तो रस्म अदायगी कर रहा है ना डीजीसीए, जो सरकारी एक तरीका होता है। अरे बड़ा हादसा हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो जी 2-4 दिन के लिए वो दिखाने के लिए अतिरिक्त जांच की जाएगी। इसका मायने मैं ये निकालूं, अभी भी आंखें नहीं खुली हैं। मैं आपसे काफ़ी कुछ हद तक सहमत हूं कि
इसका मतलब कि जो इसके पहले ऑडिट हुए हैं उनमें ये चीज़ें क्यों नहीं निकल के आई, यहाँ तक मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, तो रिस्टोर द कॉन्फिडेंस नॉट ओनली ऑफ द पैसेंजर जो हमारे यात्री हैं उनका ही कॉन्फिडेंस वापस न लाने के लिए, बल्कि उन सब लोगों को जो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पायलट हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर हों, हर एक इंसान का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है। इसके लिए नहीं, बड़ा एक कॉन्फिडेंस डिटेल रिस्टोर हो रहा है। आप पॉलिटिकल करना है। आदमी नहीं और है, मैं इसका- पॉलिटिकल आपसे कमेंट भी नहीं चाहूंगा ग्रुप कैप्टन वाजपेयी साहब, लेकिन देश के गृह मंत्री कहते हैं ये तो हादसा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, अब एक्सीडेंट को कैसे रोकें। इससे मेरा कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर कतई नहीं हुआ। चौधरी साहब, इसके साथ ही साथ एक बात मैं और ऐड करूंगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जहाँ पे काम होगा वहाँ कोई गलती की गुंजाइश रह जाती है। साथ ही साथ तीनों मोड ऑफ ट्रेवल, एयर ट्रेवल, ग्राउंड ट्रेवल, सी ट्रेवल में आज की डेट में भी एयर ट्रेवल सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल है। नो डाउट। और हाँ, और इसके मद्देनज़र कोई चीज़ जो रूटीन इंस्पेक्शन में, रूटीन ऑडिट में नहीं पकड़ के आई, अब चूंकि ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस को लेकर के एक डिटेल ऑडिट करना बनता है। अब वो पर ज़्यादा जिम्मेदारी अच्छा है तय, कि उसमें कोई क्लू, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना वाजपेयी साहब, ग्रुप कैप्टन बिल्कुल साहब, होनी होनी चाहिए। पर चौधरी ये साहब, जिम्मेदारी मैं आपसे तय पूरी होने तरह की सहमत हूं। राह पर मैं ये पूरी जांच की आंच जाती दिखाई भी दे रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि नहीं जी एक्सीडेंट है, हो जाता है, कैसे रोकें। डीजीसीए कह रहा है अब अतिरिक्त जांच कर लेंगे। यहां पर सवाल तो ये है ना, बोइंग भी जांच में पूरा सहयोग करेगी, पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। एयर इंडिया के सर्वे सर्वा चंद्रशेखरन साहब कह रहे हैं। पर ये 2022 से जब निजीकरण हुआ एयर इंडिया का, और आप तो एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी कंसल्टेंट भी रह चुके हैं सर, तो कितनी बार, दर्जनों बार, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, डीजीसीए ने लताड़ लगाई उड़ान संचालन को लेकर, कॉकपिट अनुशासन को लेकर। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं चौधरी साहब, बल्कि मैं तो एक स्टेप और आगे जाके कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी नीचे से ऊपर ना तय हो, ऊपर से नीचे। यस, वेल सेड। होगी ये जी वाजपेयी साहब, होगी वो तय ऊपर से नीचे। बड़ी मछलियों पर कुछ जवाबदेही तय करते हुए दिखाई देगा क्या ये हमारी व्यवस्था जो है, जो हमारा सिस्टम है? बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं, जैसा आपने खुद ही बताया, इसके पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। उन एक्सीडेंट में कहाँ क्या जिम्मेदारी तय हुई, इसके पहले जब ऑडिट्स हुए हैं वहाँ पे क्या कमियां निकाली गई, उन कमियों पे क्या एक्शन हुआ, क्या इन बिंदुओं को चुना गया था जो इस एक्सीडेंट के प्रोबेबल कॉजेज हैं, और अगर नहीं उनको देखा गया था तो क्यों नहीं देखा गया था। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। जब हम एक काम करते हैं तो हमको पूरा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमने इस बेस का ऑडिट कर लिया है तो ये बेस इज एटलीस्ट ऑन दोज पॉइंट, जो पॉइंट हमने चेक करे हैं उनमें कोई कमी अब नहीं रहनी चाहिए। पर कमियां तो है ना। हम देखिए कई बार नैरेटिव गढ़ने में, सर एक मिनट, देवेश अग्रवाल साहब, वो आम आदमी को थोड़ा वो हसीन सपने दिखाने के चलते हम बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है कि चप्पल वाला भी फ्लाइट में जाएगा, आम आदमी भी फ्लाइट पकड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। विस्तार हो रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हिसार में नया हवाई अड्डा खुला, चंडीगढ़ से हिसार वो जा रही थी फ्लाइट, वहां पंखा बीनते हुए, वो चलाते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी, वो आपने देखी होंगी, पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। यहां पर सिस्टम की जवाबदेही तय करने में क्या हमें इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए? यह एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है क्या ये हादसा? एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में दुनिया में हम 48वें नंबर पर हैं, और विश्व की सुरक्षित एयरलाइंस में टॉप 25 एयरलाइन में एक भी भारतीय एयरलाइन नहीं है। यह चिंता का सबब नहीं होना चाहिए क्या? और लो कॉस्ट एयरलाइंस में भी इंडिगो है, वो 19वें नंबर पर।
देखिए सर, वो जो आप फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, वो एक बायस्ड रिपोर्ट है, एक अलग तरीके से बनाया गया है। अच्छा। तो उसको तो रेफर नहीं करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जनता के, आप स्पोक्स पर्सन हो। मैंगलोर में क्रैश हुआ, एएआईबी, डीजीसीए नहीं इन्वेस्टिगेट करता है, एएआईबी, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इन्वेस्टिगेट करता है। एएआईबी ने रिकमेंडेशंस दिए। कैलिकट में क्रैश हुआ, एएआईबी ने रिकमेंडेशन दिए। मेरा सवाल आपके और आपके कॉलीग्स को ये होगा कि आपने कितना फॉलो अप किया गवर्नमेंट से, पूछा उनसे कि ये जो रिकमेंडेशन उन्होंने किए थे कितने इंप्लीमेंट हो गए हैं, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, और क्यों नहीं इंप्लीमेंट आई एम हुए? वेरी सॉरी देवेश अग्रवाल साहब, यू आर शूटिंग द मैसेंजर। मतलब नो, सरकार आई एम की नॉट कोई, शूटिंग द मैसेंजर, आई एम एग्जैक्टली आर सेइंग यू डूइंग आर। दैट, यू एग्जैक्टली आर सर, डूइंग दैट। सर सरकार मैं की एक, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंगलोर का आपने जिक्र कर दिया, आपने केरल के हादसे का जिक्र कर दिया। सरकार सर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठी रहे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मीडिया सर को वही और तो दबाव बनाना चाहिए था। कमाल कर रहे हैं सर। सर सर मीडिया मीडिया ही तो ये सब चीज सामने ला सकता है। मैं ये लाई इंडिविजुअली जा थोड़ी। रही हैं सामने, हाँ जी। लाई तो बहुत कुछ जा रहा है सामने। 10 साल से बोइंग से सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी ने क्या किया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुप्पी, एक अभेदान दिया जा रहा है अच्छा, कि अब बोइंग बड़ी आपको, कंपनी है। हाँ जी, अब आपको थोड़े से मैं जवाब देता हूं। जी। आपने जब बोला जापान एयरलाइंस और ग्राउंडिंग हुआ था, वो बैटरी का डिजाइन था। बैटरी का डिजाइन बोइंग के कंट्रोल में नहीं था। जब वो पता लगा कि बैटरी का डिजाइन गलत है, 3 महीनों के लिए सारे ड्रीमलाइनर ग्राउंड किए गए, जब तक एक नया बैटरी का डिजाइन बनाया गया जो बैटरी वाला बनाता है। एक, दूसरा, आज तक 787 पे 50 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर उड़ चुके हैं। करीब करीब 1150 हवाई जहाज बिक चुके हैं, और करीब आप देख लीजिए, 5 करोड़ घंटे हवाई जहाज उड़ी है। ये आंकड़े सब मैंने पढ़ लिए, ये पूरी रिसर्च है, ये यस बातें सर, सही सर है। सर, एक एक आदमी एक की भी मौत कैसे हो जाए और उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। या गृह मंत्री ठीक कह रहे हैं, एक हादसा था, एक्सीडेंट था, इसको कौन रोक सकता है? फिर तो किसी सर, की हर कोई दिन, जिम्मेदारी नहीं, फिर हमें चर्चा ही सर नहीं करनी चाहिए सर। वो बात नहीं है सर। मैंने चर्चे की बात, मैंने आपको क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके दर्शकों को मन में आशंका नहीं पैदा होनी चाहिए हवाई जहाज से जाने की। जो उनको चिंता हो रही है वो बिल्कुल नेचुरल है। हादसा हुआ है। जो लोगों को इतना नहीं पता है एविएशन के बारे में, उनको जरूर चिंता होगी मन में, आशंका होगी मन में। मैं तो बोल रहा हूं आपका सहयोग नहीं, चाहिए एयर उस इंडिया को आशंका क्या को दर्जन भर निकालने से के लिए। ज्यादा डीजीसीए ने लताड़ नहीं लगाई, जुर्माना भी लगाया, कॉकपिट अनुशासन से लेकर उड़ान संचालन तक। और आपने बोइंग के लिथियम बैटरी का तो जिक्र कर दिया, आपने ये जिक्र नहीं किया कि बीच उड़ान में विमान यकायक अपनी हाइट लूज कर जाता है। सिडनी से हाँ जी, ऑकलैंड जाते हुए उसका 50 आदमी उसका भी, जख्मी होते हैं, अचानक जी सर, दरवाजा उसका खुल भी, जाता है अलास्का एयरलाइंस के विमान का सर उसका भी 16,000 जो फीट पर। आप जो लैटम एयरलाइंस का जो 787 का जिक्र कर रहे हैं, उसमें ढीला स्विच लगा हुआ था सीट में। जब कवर बंद किया तो वो स्विच को दबा दिया गया, और इसलिए सीट हिल गई। अनकमांडेड मूवमेंट जैसे बोलते हैं, अपने आप हिल गई क्योंकि स्विच को दबाया गया। पायलट ने स्विच को नहीं दबाया, कवर को बंद किया। उसके वजह से पायलट जाके सामने के कंट्रोल कॉलम में जाके वो लग गया। उसके वजह से प्लेन नीचे गिरी है। थोड़ा सा पूरा सच कहना बहुत नहीं नहीं, जरूरी पूरा है। सच कह रहे हैं। मेरा सवाल, सर, आप नहीं सर, इसीलिए, आपने बोला ये हुआ, पर ये क्यों हुआ मैं आपको बोल अब रहा आप हूं, क्यों हर चीज का, दर्शकों को बोल रहा देखिए, हूं। हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है देवेश अग्रवाल जी, साहब, जी सर। हर चीज की एक्सप्लेनेशन होती है। एक कारण मेरा, है सर। मैं यहां पर एक पत्रकार होने के नाते, आपने खैर शूटिंग द मैसेंजर तो किया, 265 लोग जिनके अपने गए, उनको ये समझाकर तो देखिए एक बार कि हो जाता है जी। सर कैसे हुआ, जिम्मेदारी तय होगी क्या देवेश जी? सर जी, मेरे कजन सिस्टर उसी अस्पताल में काम कर रही है, सारी रात काम कर रही थी शवों को आइडेंटिफाई करने के लिए। डॉक्टर नहीं है उसी अस्पताल में, 200 मीटर दूर नहीं थी जब प्लेन गिरा तो है। जवाबदेही तय होगी या हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा देवेश जी?
सर एक्सप्लेनेशन देखिए, क्यों, वाई इज एयर ट्रैवल सो सेफ? आज के दिन हवाई जहाज से जाना सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का आप मीडियम सुरक्षा है। का हवाला देने लग गए। अभी ये हादसा कैसे हुआ और इसमें कहां कहां चूक मैं हो तो- सकती है, आप उस चीज सर, को चौहान डिस्कस साहब, करने मेरे को को अगर तैयार सर- ही नहीं है देवेश जी। सर, मुझे बड़ा मैं बड़ा यही- ताज्जुब हो सर, रहा है मैं- आपकी एक्सप्लेनेशन पर। सर मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, क्यों ये होता है, क्यों इतना सुरक्षित हुआ है कि पिछले 50 सालों से जितने भी एक्सीडेंट वो हुए हम हैं, जानते हैं, इसीलिए सर, मेरे फ्लाइट को या तो लेते आप- हैं। मुझे सर, ये अगर आप बताइए, बोलना- ये 265 लोगों की जो मौत हुई उसकी जिम्मेदारी तय होगी क्या, हाँ जी, तय अंतर्राष्ट्रीय स्तर होगी। पर भी और घरेलू स्तर पर? हाँ जी सर, तय होगी, बिल्कुल होगी। उसी तरफ जाते जो हुए आप आपको दिख मैक्स रहा है। जब जो आप मैक्स क्रैश की बात कर रहे हैं, उसका भी सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट, तो ये मुझे इस शब्द से बिल्कुल भी हो रहा है। आपत्ति है। सेटलमेंट, सर, जिंदगी की सर, सेटलमेंट अब कर आप- सकते हैं आप? तो फिर सब आप लोग ये वहां कह रहे हैं बताइए- करोड़ रुपए नहीं, हमसे तो ले लोग जाओ, हमारे इतने- अपनों को नहीं, वो सर, वापस दे सॉरी। दो। सेटलमेंट क्या होता है सर? सर अब क्या करोगे आप? हर चीज के लिए, हर एक्सीडेंट के लिए एक सिंगल कारण नहीं होता है। इसका एक अप्रोच होता है, जैसे इसको स्विस चीज मेथड बोलते हैं। कारण एक नहीं, एक सिंगल कारण कभी नहीं होता है कोई भी एक्सीडेंट में। आप जाके देख लीजिए, पिछले 5000 एक्सीडेंटों में हवाई जहाज के हुए हैं, कभी एक सिंगल कारण नहीं हुआ है। और एयर ट्रैवल इतना सुरक्षित Try क्यों telling है? that to the कि हर 265 families who lost their near and dear ones. My dear sir, please don't. You are going on like a broken record. You are not letting me complete. You are also going If you like a want to let broken me- record. sir, if you Please, want to let me please complete- please use Sir. decent language. थोड़ी सी सभ्य Sir. भाषा का इस्तेमाल कीजिए, वरना No, what, sir? इस What तरह की language did I शब्द use? broken No, record but record. anyway, Please maintain some decency. I am maintaining decency, but you are not being decent to me and allowing me to complete my statement. I said 265 every air लोगों की accident- मौत हुई है सर। आप फ्लाइट सेफ्टी के कसीदे पढ़ने के अलावा उससे अगला कदम उठाने को तैयार नहीं है। सर मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूं, आप नहीं सुनना चाह रहे हो। मैं आगे क्या बोलूं आपको? अगर आपको ये एक सिंगल मोनोलॉग करना है, करिए सर, फिर हम लोगों को क्यों बुलाया? अब आप माफी विक्टिम चाहते कार्ड हैं, खेल रहे हैं। पर नहीं तो आपको इतना छोटा सा एक चीज समझाने वाला था कि हर एयर एक्सीडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें से लर्निंग होता है, लोग सीखते हैं। जो इतने सारे प्रोसीजर बने हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो बने हैं तो लोगों के खून प्रोसीजर्स से। फॉलो किए जा रहे हैं, यहां पर कोई चूक नहीं हुई है। एक सेकंड और बस हम ये हवाला देते रहे क्या ग्रुप कैप्टन वाजपेयी की एयर सिविल एविएशन, वो इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम हादसे होते हैं, वो तो मैं जानता हूं, पर यह हादसा हुआ, ये क्यों हुआ, उसकी तह में ना जाएं क्या? एक सेकंड सर, अब ग्रुप जरूरी कैप्टन है। को बोलने दीजिए ये प्लीज। बहुत जरूरी है उसकी तय में जाना। चौधरी साहब, मैं एक बहुत छोटी सी विनम्रता से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने माननीय गृह मंत्री के लिए 2-3 बार ये बात कही कि उन्होंने कहा ये हादसा। मैं भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक्सीडेंट को हिंदी में हादसा ही कहते हैं। ना उन्होंने इसके आगे कुछ कहा, ना उन्होंने नहीं, इसके इसे रोक पीछे नहीं कहा, सकते, ना रोक नहीं उन्होंने सकते। कहीं फिर कहा ये व्यवस्था कि- किस लिए है, सरकार किस लिए? फिर तो ट्रेन का भी हादसा हो जाता है, रेल मंत्री को कोई नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। नहीं चौधरी साहब, अगर ये उन्होंने कहा रोक नहीं सकते तो रोका तो मतलब प्रयास तो सच्चा यही प्रयास तो है किया ही जाना पूरा चाहिए कमेंट। आपको कि ये देखिए, मैं हादसे यूं कम ही से कम हो। अनायास ही कोई चीज नहीं पूछता हूं ग्रुप कैप्टन साहब। घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन ये एक एक्सीडेंट है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये है पूरा बयान। इत्तेफाक रखते हैं क्या आप इससे? रोक ही नहीं सकते तो फिर किस थोड़ा सा बात की difference जांच, रहूंगा फिर कि डीजीसी है किस लिए? फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, रोक ही नहीं सकता जी, एक्सीडेंट है। नहीं, हमको भरसक जितना भी संभव है उतना प्रयास करना चाहिए। हम फ्लाइट सेफ्टी में भी एक लाइन जरूर कहते हैं कि ये तो मान के चलिए, वेर एवर देर इज ए ऑपरेशन देर विल बी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, हजार्ड्स एंड द रिस्क। बिकॉज हम टैक्सी नहीं चला रहे हैं सर, हम एयर में एयरक्राफ्ट चला रहे एग्जैक्टली, हैं। दैट इज माय पॉइंट। टैक्सी मैं में कोई एक्सपर्ट defect नहीं आया, हम किनारे रोड हूं, के मैं खड़े यहां कर- पर एक्सपर्ट नहीं हूं, पर कॉमन सेंस जो बेसिक सवाल हैं, मिर्जा फैजान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फॉरमोस्ट एविएशन एक्सपर्ट हैं। ये 787 को बनाने में भी इनके तजुर्बे का इस्तेमाल किया गया।
पर अभी तक तो मैंने घरेलू पहलू की बात की मिर्जा फैजान, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम बात करें, मैं सवाल आज दूसरा सवाल जो मेरे कार्यक्रम का है वो ये कि छोटी चूक की दरकिनार बड़े हादसे का था क्या इंतजार? 10 सालों से बोइंग लगातार सवालों के घेरे में है, कुछ ना कुछ चूक की खबरें आ रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बड़े हादसे का ही इंतजार हो रहा था क्या? संदीप चौधरी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले कुछ सालों से बोइंग सवालों के घेरे में है, और होना भी चाहिए। जो भी एंटिटी इस तरह की क्रिटिकल सिस्टम्स बनाती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं 787 की डिज़ाइन डेवलपमेंट द इंटायर प्रोग्राम में मैं बहुत क्लोजली मैंने काम किया है। मैं एवियोनिक्स 787 का प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम पे काम किया है मैंने। ये उस समय की बात है, अर्ली 2000। उस वक्त जो हम क्वालिटी चेक्स एंड प्रोसेसेस फॉलो कर रहे थे, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, तो उस समय मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ, ना अभी मैं पलट के देखता हूं तो याद आता है कि हम वी वर कटिंग एनी कॉर्नर्स, मतलब हम कोई शॉर्टकट ले रहे थे। हाँ, ह्यूमन एरर, आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी सिचुएशन में ह्यूमन एरर हो सकता है। नहीं मिर्जा फैजान साहब, देखिए आपने 2000 का जिक्र किया, एंड आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, एंड इट्स लाइक योर बेबी 787, तो थोड़ा आपका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। अब यहां पर सवाल ये है कि एक और इंजीनियर सैम सालेपौर, वो 2019 से लगातार वो विसल ब्लोअर की भूमिका में लाल झंडी दिखा रहे थे कि प्लेन के हिस्से अलग बनाती है कंपनी, फिर जोड़ती है, उसमें गैप आ जाते हैं, कुछ शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं। जॉन बर्नेट ने आरोप लगाया कि घटिया पुर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका क्लोजर हुआ क्या पूरे तरीके से, या पर्दादारी ज्यादा हो रही थी? मेरा सवाल ये है। नहीं, आज पिछले कुछ सालों में बोइंग के ऊपर कुछ सवालात जो हैं, मैं भी वो सवाल उठाता हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन चल भी रहा है अभी, एज वी टॉक राइट नाउ, हम जैसे बात कर रहे हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की जो बॉडी है, बोइंग पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो चल रहा है, वो बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो उन्होंने कहा कि पुर्जे जोड़े जाते हैं, कोई भी प्लेन एक फैक्ट्री में नहीं बनता, इंजन्स कहीं और से बनता है, फ्यूजलाज कहीं और से बनता है, एवियोनिक्स कहीं और से बनता है, उसको लाके फाइनल असेंबली लाइन होती है, फैल जिसको बोलते हैं, वहां सबको असेंबल किया जाता है। अब एक चीज समझिए, एक पूरा एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन है जिसको हम बोलते हैं कंसेशंस। अब ये कंसेशंस क्या होता है? जब आप एक 300-200 फीट की एयरक्राफ्ट को जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं, तो होता है कि कभी कुछ मिलीमीटर के गैप्स आ जाते हैं बॉडी में, होता है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। भले ही आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर लगा लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेस लगा लें, लेकिन थोड़ा 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, तो उसको फाइनल असेंबली लाइन में ही उसको सही करने का एक प्रोसेस है बाकायदा, उसको हम बोलते हैं कंसेशंस, और उसको हम सही करते हैं ना। अब मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा कि बोइंग की सारी चीजें परफेक्ट है, नहीं हो सकता। नहीं, ये वेकअप कॉल है क्या? जब जागो तब सवेरा, मिर्जा साहब। बिल्कुल वेकअप कॉल है। एवरी एयरक्राफ्ट। नहीं, इसमें एक और बात ये होता क्या है ना कि जब थोड़ा सा दबाव आता है, अभी कल 265 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा थोड़ा और भी बढ़ सकता है, तो अब डीजीसी ये कह रहा है अतिरिक्त जांच होगी जी 787 की, जो सही मायने में जिसे सरकारी तरीका जो होता है ना, वो रस्म अदायगी कि 5-7 दिन थोड़ी सी और वहां रोक कर उनकी जांच की जाएगी। एयर इंडिया कह रहा है कि जी पूरी पारदर्शिता बरतेंगे। आपसे जब सवाल पूछे जा रहे थे, जुर्माने लगाए जा रहे थे, पारदर्शिता बरती थी क्या? हम इससे सही मायने में सबक लेंगे क्या, या लेना चाहिए? वी शुडंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। मिर्जा फैजान। नहीं, डेफिनेटली लेना चाहिए। हर प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन होता ही इसलिए है कि उससे सबक ले सकें। अभी एक हमारे लर्नेड पैनलिस्ट बोल रहे थे कि हर इन्वेस्टिगेशन से हम लर्निंग करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन होता है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं एग्री करता हूं उनसे, तो बिल्कुल सबक लेना चाहिए। आप नहीं, सबक लेने में साथ ही साथ देवेश अग्रवाल जी ने, मैं उनकी पूरा सम्मान करता हूं, ही इज अ वेरी वेल नोन सिविल एविएशन एक्सपर्ट,
मैंने जब सवाल ये पूछा कि सबसे सुरक्षित एयरलाइंस टॉप 25 में दुनिया भर की, भारतीय कोई एयरलाइन है ही नहीं, और लो कॉस्ट में भी इंडिगो 19वें नंबर पर है कि ये फर्जी आंकड़े हैं। ये आजकल किसी भी डेटा को रबिश कर देना भी एक तरीका बन गया है, या ये दरअसल डजंट नीड टू बी टेकन सीरियसली? मिर्जा फैजान, ये जो लिस्ट बनाई जाती है, देखिए ये जो लिस्ट है ना, आई मीन कुछ हद तक तो आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, और फिर क्या होता है, ये लिस्ट कुछ डेटा से बनती है। अभी मैं पिछले चैनल पे था, उन्होंने कहा एयर इंडिया का बहुत इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता, अगर 5 साल में 2 क्रैश हो जाते हैं तो मैं नहीं कहता कि बहुत इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड है। नहीं, दर्जनों बार जुर्माना लगाया है जब से निजीकरण हुआ है एयर इंडिया का। 2022 से डीजीसीए लगातार जुर्माने लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है। जी जी, तो इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड ये होता है कि 20 साल में भी एक क्रैश नहीं हुआ, वो है इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड। 5 साल 2020 में एक क्रैश हुआ, फिर 2010 में एक क्रैश हुआ, ये तो मेजर क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, माइनर इश्यूज भी हो रहे हैं। तो इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरोस्पेस के टर्म में इम्पेकेबल नहीं आता है। अब थोड़ा मानवीय पहलू की तरफ भी चलते हैं मिर्जा फैजान साहब। एक स्टेटमेंट संदीप साहब मैं करके छोड़ूंगा प्लीज। कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है। वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो एक स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि 2 स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट तो ये है कि ऑलमोस्ट राइट इज 100% रॉन्ग। We cannot be almost right. We have to be 100% right या 100% wrong. अगर दूसरा ये है कि failure is not an option. ये 2 thought process होता है हमारे पूरे इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट टीम का, ये होता है। तो हम उस क्वालिटी पे काम जब कर रहे हैं, मतलब जैसे सड़कों पर भी, फैजान साहब दिल्ली में मैं रहता हूं, यहाँ पर कई स्ट्रेचेस हैं सड़कों की, 0 टॉलरेंस जोन, मतलब हल्की सी भी चूक नाकाबिले बर्दाश्त होगी, और यही सिविल एविएशन का भी मूल मंत्र है। पर अब मानवीय पहलू पर चलें, और गणेश ठाकुर आप उस अस्पताल में हैं, अब डीएनए सैंपलिंग भी हो रही है, मतलब चार्ट बियॉन्ड रिकग्निशन, इस तरह की हालत हो गई है वहाँ पर जिन लोगों की मौत हुई। तो जो ये सवाल यहाँ पर हम एबीपी न्यूज़ पर उठा रहे हैं, आम आदमी से जब आपने वहाँ पर बात की, अभी वो भड़के हुए भी होंगे बहुत, मतलब कोई अपनों को खोए, वो तड़पता हुआ भी है, पर आम आदमी की जुबान पर क्या सवाल हैं इस हादसे को लेकर? देखिए संदीप, सभी इस हादसे की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनों को खोया है, अब उनकी मांग ये है कि दूसरे इस तरह किसी हादसे का शिकार ना हो। इसलिए ये हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी? टेक्निकल फॉल्ट था तो किसकी गलती थी? ह्यूमन एरर था तो कैसे हुआ? ये तमाम सवाल उनके मन में हैं। अपनों को याद करते हुए वो ये चाहते हैं कि अगली बार कोई अपना इस तरह के हादसे में ना खोए। संदीप, आप लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा 2010 में मैंगलोर के बजपेयी एयरपोर्ट का क्रैश भी मैंने कवर किया था, उसमें 8 सर्वाइवर थे, और उस समय भी ये लगातार बात हो रही थी। आप संदीप बताइए, या पैनल्स भी बता पाएंगे कि 2010 के बाद क्या बदलाव हुआ? उसमें गोखले कमेटी बनाई गई थी, कंपेंसेशन दिया गया, उसमें कई सारे नॉर्म्स आए गए, लेकिन क्या उन नॉर्म्स का फ़ायदा हुआ? क्या उसके बाद जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए? उसके बाद भी हादसा हुआ। जैसे अभी एक पैनल एक्सपर्ट ने कहा कि 2020 में हुआ, 2025 में हुआ, इम्पेकेबल सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2010 में ही ये तय हो गया था, जब 166 लोग उसमें थे, 158 लोग मारे गए थे, कि अब अतिरिक्त जांच की जाएगी, अब इम्पेकेबल सिक्योरिटी एयरलाइन को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह नहीं रस्म अदायगी तो होती है ना, वो सरकारी कामकाज करने का जो तरीका है, इसीलिए मैं वो सवाल पूछ रहा था गणेश लगातार। डीजीसीए ये कह, मुझे हास्यास्पद लग रहा है ये, डीजीसीए कह रहा है 787 की अब अतिरिक्त जांच होगी उड़ान से पहले। मतलब आप मान रहे हैं कुछ गड़बड़ी थी, पहले आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, अब अतिरिक्त जांच होगी। जी बिल्कुल संदीप, देखिए उस समय भी यही बात आ रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और तमाम वहाँ जब बातें हम कवर कर रहे थे, तो यही बातें मैं आज जो मैं सुन रहा हूँ सरकार की तरफ से, वो 2010 में भी सुना था मैंने। उसी समय वो मांग हो रही थी कि अब ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए जांच की जाए, और पूरे विश्व की नज़र उसमें थी, क्योंकि वो भी बोइंग का ही विमान था। तो ऐसे में उस समय जो बातें
आज मुझे वही बातें दोहराती हुई नज़र आ रही हैं, वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है कि अब हम ये करेंगे, आगे नहीं होगा। और जैसे लर्निंग प्रोसेस की बात हम करते हैं तो हमने क्या लर्न किया, उसमें से हमने कितना इम्प्लीमेंट किया, और क्या हम वाकई में सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो क्या वाकई में उस दिशा में हमारा काम चल रहा है, क्या हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से ये काम कर रहे हैं। इसमें एक और पहलू भी जुड़ा है ना गणेश, और आपको जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे आप लगातार बात भी कर रहे हैं। सवाल, और ये देवेश अग्रवाल ठीक कह रहे थे, जो चर्चा है जब हम सवाल उठाते हैं तो सवाल ऐसा भी लगेगा, अब वो लगता रहे अभी फिलहाल मुझे उसकी परवाह नहीं, कि हम सिविल एविएशन पर, एयर ट्रैवल पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ना। इट शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लेश मात्र भी कहीं पर चूक की कोई गुंजाइश, स्ट्रोक, आशंका नहीं रहनी चाहिए। वी हैव टू एंश्योर दैट। आर वी एंश्योरिंग इट? बिल्कुल संदीप, मैं यहाँ पर जब आम लोगों से बात कर रहा था, मैं जब ट्रैवल कर रहा था अहमदाबाद आने के लिए, तो मैंने फ्लाइट में लोगों को डरते हुए देखा। ऐसा मंजर पहले इतनी बार फ्लाई करने के टाइम पे, तो एक फ्लायर के मन में भी बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं कि क्या ये वाकई में सेफेस्ट है, इसको सेफेस्ट बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। और कईयों को तो मैं हाथ जोड़ते हुए देखा था जब वो टेक ऑफ प्लेन कर रहा था और लैंडिंग के टाइम पर भी, तो ये डर बैठा हुआ है। और ये डर भी हटाना होगा ना। और यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी सही मायने में तय होती दिखनी चाहिए। जांच की आंच में झुलसने चाहिए कुछ लोग। मेघा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं संदीप जी, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो चूक तो हुई है, पर चूक किस लेवल पे हुई है, चूक किसके द्वारा हुई है, ये सारा अभी जांच का ही विषय है। क्योंकि अभी जो यहाँ से समझ में आ रहा है, जो अहमदाबाद से समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर थे सुबह में और उन्होंने जो बैठक करी है आज, जिसमें कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे, राम मोहन नायडू जी थे, उसके अलावा ठीक है चीफ मिनिस्टर भी थे, यहाँ के होम मिनिस्टर थे CR पाटिल जी थे। उनका इस सारे मामले से कुछ खास लेना देना है नहीं, मगर जब सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके साथ बैठता है तो सवाल उससे किए जाएंगे, उससे सवाल ये तीखे किए जाएंगे। और जो मेरी जानकारी है कि बहुत तीखे सवाल जवाब हुए हैं आज की समीक्षा बैठक में जो प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। नहीं, समीक्षा में तो सवाल तीखे पूछे जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर तीखे, एक सेकंड मेघा, ये तो अच्छी बात है कि तीखे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने, एक सेकंड रुकिएगा। पर अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन ये एक एक्सीडेंट है, इससे कोई नहीं रोक सकता। तो समानांतर एक धारा बह रही है अभयदान देने की भी। एक्सीडेंट है जी, कोई रोक नहीं सकता। फिर कौन से तीखे सवाल, उनके मायने क्या रह जाते हैं? देखिए संदीप जी, आज जो हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। आज इस समीक्षा बैठक में अमित शाह जी नहीं थे। आज इस बैठक में जो लोग थे मैंने उनका नाम लिया, और प्रधानमंत्री जी थे और यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री थे। अब देखिए जो बातें यहाँ पर हम लोगों ने पिकअप करी है अहमदाबाद से, वो ये है कि एक जो हमें बताया जा रहा है दैट देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द एयरक्राफ्ट, द बोइंग एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आज से नहीं पिछले 10 साल से ये बात कही जा रही है। जब से 787 ड्रीम लाइनर को सर्विस में प्रेस किया गया है तब से ये बात उठ जा रही है। और आपको मैं बात बताऊं कि एक 787 बोइंग के ही एक अधिकारी ने सेनेट में टेस्टिफाई किया है कैपिटल हिल में, बताकर कि कहां परेशानी है, बोइंग के साथ क्या हो रहा है और किस किस खतरनाक तरीके से बोइंग के साथ खेला जा रहा है। क्या ये बोइंग की परेशानी थी? यहां एक और बात आ रही है संदीप जी, कहा जा रहा है कि जो रेगुलर चेक थी, जो रेगुलर टेक्निकल चेक होती है एयरक्राफ्ट की बिफोर इट टेक्स ऑफ फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट, वो शायद नहीं हुई। और अगर वो नहीं हुई है संदीप जी, तो यहां एक ह्यूमन एरर है। तो बोइंग भी जांच के दायरे में आना चाहिए। नहीं, सुनिए ना मेघा, बोइंग पर भी जांच की आंच आनी चाहिए। और एयर इंडिया पर भी, टाटा समूह पर भी। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि चंद्रशेखरन जो सर्वे सर्वा हैं एयर इंडिया के, वो कह रहे हैं हम पूरी पारदर्शिता निभाएंगे। अरे भाई, आपको जुर्माने भी लगाए हैं DGCA ने, क्या कुछ पर्दादारी थी? और यहां पर मिलीजुली कबड्डी कतई नहीं होनी चाहिए, यहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। संदीप जी, इतने बड़े हादसे के बाद ना वो स्कोप बचता ही नहीं, और जिम्मेदारी मैं आपको कह रही हूं तय होगी। इतना बड़ा हादसा
इतना बड़ा हादसा एंड द हेड्स विल नॉट रोल। ये संदीप जी मुझे नहीं लगता कि ये कहानी उस दिशा में जा रही है। और हादसा तो हादसा, आपने अपने 2 टाइम के पूर्व मुख्यमंत्री को इसमें खोया है। किस तरीके से लोगों की मौत हुई है विद इन सेकेंड्स। आपको 2 एस्टिमेट है, चार्ज बियॉन्ड रिकग्निशन, चेहरे पहचाने नहीं जा रहे डीएनए सैंपलिंग से, आपको राख दी जाएगी दरअसल अंतिम संस्कार के लिए। इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के लिए भी। संदीप जी द मोस्ट पेनफुल पार्ट इज दिस कि आप मतलब जब हम जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले 20 साल से जानती थी। और जब आज सुबह मैंने पूछा कि फ्यूनरल का क्या अरेंजमेंट है, तो जवाब ये आया कि डीएनए सैंपल जब मैच होगा तब तो हैंड ओवर करेंगे बॉडी, वो भी नहीं हुआ। बॉडी कहां, तो राख मिलनी है, they've been charged। अगर ऐसा हादसा होता है, अब जो भी इतना बड़ा हादसा है संदीप जी, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी ही है। चाहे वो बोइंग है, चाहे यहाँ के एयरक्राफ्ट हैंडलर्स है अहमदाबाद में, चाहे वो एयर इंडिया है जो है। और सरकार, एक देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री का तो सबसे बड़ा यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ ये भी बातें आ रही कि पिछले 2-3 दिन में ऐसी कुछ डिफेक्ट, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी जो थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग थी, जो ये तो तत्काल हमारा वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहां है। मृत्युंजय सिंह, एक सेकंड मृत्युंजय, आप हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं और वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने भी जो देखा है, ये सीधा सीधा कि भाई 2 इंजन फेल हो गए, दोनों फेल हुए हैं, ये तो हमें पता है। अब वो बर्ड हिट का मामला है, वो स्टॉल कर गया इंजन, कोई तकनीकी गड़बड़ हुई, कोई मानवीय भूल हुई, आपको सेंस वहां पर क्या मिली है मृत्युंजय? देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, इस घटना में जो एयर इंडिया की कल घटना हुई 12 जून की, इस पे जांच होगी, ब्लैक बॉक्स पे कुछ फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड से कुछ जानकारी मिल जाएगी और जो बातें निकलकर सामने आएगी ज़रूर आएगी। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में लापरवाही का एक काला इतिहास रहा है, और एक लापरवाही का काला इतिहास में एक चैप्टर आता है सस्ता मटेरियल, सस्ता स्पेयर पार्ट और सस्ता मेंटेनेंस, सस्ता रिपेयर। ये काफ़ी कॉस्ट पड़ता है, ये भारी पड़ जाता है कई बार। हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस मामले में इसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती गई। ये एविएशन इंडस्ट्री में तमाम जो एक्सपर्ट है वो भी इसे मान्य करेंगे कि इस प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो ड्रीमलाइनर, बोइंग ड्रीमलाइनर है 787, क्या इसका इंजन का लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ था? क्या ये लंबी उड़ान से पहले इसका जो रूटीन चेक होता है वो तो होता है, हुआ था, और इसके पहले एक मेंटेनेंस, हर जो ड्रीमलाइनर विमान होता है उसका एक रूटीन मेंटेनेंस किया जाता है। तो इसका मेंटेनेंस कितने समय पहले हुआ था? क्या इससे काफ़ी लंबा समय हो गया था, नज़रअंदाज किया जा रहा था? ये भी एक वजह हो सकती है। एक वजह जो अन्य पहलुओं से निकल कर आ रही है कि टाटा एयरलाइन ने जिस प्रकार से अपने 4 अलग अलग जो सिस्टर्स हैं उनको क्लब किया, जो अलग अलग एयरलाइन कंपनियां हैं, एयर इंडिया है, विस्तारा है, इस प्रकार से, उसके बाद में बहुत सारे हद तक मैन पावर की कॉस्ट कटिंग की, क्योंकि वो कॉमन मैन पावर पर ये पूरा जो कंपनी है या एयरलाइन वो चला रहे थे। तो क्या कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक इशू है? एक विषय ये भी उठता है ओवरलोडिंग का, जिसको भारतीय नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं कि जो खास करके फॉरेन की फ़्लाइट्स हैं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी हम देखते हैं कि कई यात्री ओवर लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं। जुगाड़ तंत्र भी है ना इस देश में, थोड़ा जुगाड़, थोड़ी जान पहचान निकाल के आप 23 किलो के 2 बैग ले जा सकते हैं, 7 किलो का एक हैंड बैगेज, उससे ऊपर भी जुगाड़ है जी, जुगाड़ है, जान पहचान है, वो काम होता है। बिल्कुल, आई थिंक यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड मृत्युंजय। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है कि ओवरलोडिंग का भी एक मुद्दा आता है, जिस प्रकार के हम अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें 33 सेकंड की, 40 सेकंड की हमने देखी सीसीटीवी में और मोबाइल फुटेज में, उसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से टेक ऑफ हुआ ही नहीं। एक प्रॉपर जो पाथ पर आना चाहिए था फ्लाइट पाथ पर, वो एयर इंडिया का विमान फ्लाइट पाथ पर आते हुए दिखा ही नहीं। जी, तो क्या ये एक वजह हो सकती है? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो और सिर्फ बोइंग ही सवालों के घेरे में नहीं है, दरअसल एयर इंडिया भी अब सवालों के घेरे में है, और वो सघन जांच होगी या नहीं, और इसमें ये पड़ताल में वो पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में कितनी बार उनको
रेप्रिमांड किया गया है, फटकार लगाई गई है डीजीसीए की, वो चीज भी अब सार्वजनिक होनी चाहिए। तो क्या जांच की आंच किसी पर आएगी? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और क्या ये 265 लोग, इनकी जान तो चली गई, आगे ऐसा ना हो, जीरो टॉलरेंस, वो लेश मात्र भी गुंजाइश या आशंका नहीं रहनी चाहिए कि कुछ गलत हो जाए। चूक को नजरअंदाज, दरकिनार नहीं करना होगा। बड़े हादसे का इंतजार हम नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? दबाव बनाना पड़ेगा क्या? और आपका दबाव ही व्यवस्था को, सिस्टम को हरकत में लाता है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।